हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी की हमारी सीरीज़ का पार्ट 14 देखेंगे। इस पार्ट में हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके बहुत से एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम विच कंट्री इज़ द इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडोप्टेड? जो हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये कहाँ से अडोप्ट किया है हमने? ब्रिटेन से। और इसको क्या बोलते हैं? वेस्टमिनिस्टर मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टमिनिस्टर मॉडल। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट का क्या क्या हिस्सा होता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। क्या होता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट देखते हैं, सर्टेन सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के किस आर्टिकल के तहत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की सीट को लोकसभा में रिजर्व किया जाता है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 330, 300। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 102। उसके अंडर ही किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई करने का प्रोविज़न है। नेक्स्ट देखते हैं, विच बॉडी इज़ अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर अंडर आर्टिकल 102? जो आर्टिकल 102 है, उसके अंडर किसी भी एमपी को अगर डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो कौन अथॉरिटी होती है डिस्क्वालिफिकेशन करने का? जो डिसीजन है उसके लिए कौन अथॉरिटी है? प्रेसिडेंट है। हमारे राष्ट्रपति डिस्क्वालीफाई करते हैं। और कब करते हैं? विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन से बातचीत करके तब प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करते हैं, आर्टिकल 102 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, एनी डिसीजन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन अ ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर शेड्यूल 10 लाइज विद विच अथॉरिटी? तो जो शेड्यूल 10, देखो ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन था वो तो आर्टिकल 102 के तहत था, लेकिन शेड्यूल 10 के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, जो डिफेक्शन के थ्रू होता है, डिफेक्शन मतलब कोई भी एमपी है, किसी पार्टी का है, वो अपनी पार्टी की ही बात ना सुन करके दूसरी पार्टी को वोट दे दे, संसद में किसी बिल के लिए पार्टी के खिलाफ वोटिंग करे तो डिफेक्शन लगता है, या पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो डिफेक्शन लगता है। तो वो 10 शेड्यूल के अंदर जो डिफेक्शन का प्रोविज़न है, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन पर कौन बताता है, कौन अथॉरिटी होती है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए? उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस। अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो स्पीकर डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन को। अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो उसे चेयरमैन डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन को। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनको प्रिविलेजेस मिलती हैं, तो ये कौन से आर्टिकल के अंडर है? आर्टिकल 105 के अंदर। नेक्स्ट, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी टेक प्लेस इन विच हाउस? जो ये डिमांड फॉर ग्रांट होती है, ये केवल और केवल लोकसभा में ही होती है। राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं है वोटिंग का डिमांड ऑन ग्रांट पे। ठीक है, जैसे अभी अभी बजट आया है तो अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग डिमांड करेगी ग्रांट की, तो उस पर केवल और केवल लोकसभा में ही वोटिंग होती है, राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं है उस पर। नेक्स्ट देखते हैं, एनी रिजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस कैन बी पास इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? जो ऑल इंडिया सर्विस होती है हमारे, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इसमें स्पेशल अधिकार राज्यसभा के पास है। इसे बनाने के लिए, इसकी में कोई चेंज लाने के लिए ऑल इंडिया सर्विस पे उसका अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास है। नेक्स्ट देखते हैं, लेजिस्लेशन पास अंडर द आर्टिकल 249 ऑन द स्टेट सब्जेक्ट रिमेन्स इन फोर्स फॉर व्हाट ड्यूरेशन? जो राज्यों की सूची है, राज्यों के अधिकार हैं किसी सूची पर कानून बनाने के, अगर उसमें केंद्र कोई कानून बनाता है आर्टिकल 249 के तहत, तो कितने अवधि के लिए वो कानून रह सकता है? केवल 1 साल के लिए। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय हुम? स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है? लोकसभा के मेंबर ही इलेक्ट करते हैं। उन्हीं के बीच में से किसी भी एक
मेंबर को लोकसभा का स्पीकर इलेक्ट किया जाता है। और वोटिंग कैसी होती है? सिंपल मेजोरिटी से इलेक्ट किया जाता है। जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं उनका सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है? जैसे लोकसभा की सीट है 550 और उस दिन प्रेजेंट है मान लीजिए 200, तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब है 200 का आधा प्लस 1, मतलब कि 101 पर ही उसे सिंपल मेजोरिटी बोलेंगे, वो मेजोरिटी मानी जाएगी और उसी के तहत लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, टू हुम डज द स्पीकर गिव हिज रेजिग्नेशन। स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपता है? डिप्टी स्पीकर को सौंपता है। नेक्स्ट देखते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट हैज़ विच स्टेटस। लीडर ऑफ अपोजिशन के पास कौन सा स्टेटस है? अभी स्टैट्यूटरी स्टेटस है, पहले स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं था, लेकिन 1977 में एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया लीडर ऑफ अपोजिशन को। और लीडर ऑफ अपोजिशन होता कौन है? जिस भी अपोजिशन पार्टी के पास 10% लोकसभा की सीट होती हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। और अगर किसी भी अपोजिट पार्टी के पास 10% सीट ना हो तो जो भी लार्जेस्ट अपोजिशन में पार्टी होगी उसी के लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन चुना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द लीडर ऑफ अपोजिशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ विच बॉडीज़। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है इसका मुख्य रोल क्या है? देखो, जो हमारा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, लोकपाल है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर है या सीबीआई का जो हेड है, इनको अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी बनती है। उस कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है। कौन होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है। तो ये याद रखना, लीडर ऑफ अपोजिशन का इंपॉर्टेंट रोल क्या है अपॉइंटमेंट में? किसके में? चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, लोकपाल, चीफ विजिलेंस कमीशन और सीबीआई। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रिविलेजेस आर इंजॉय बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कितनी प्रिविलेजेस हैं? 2 प्रिविलेजेस हैं, एक इंडिविजुअल मेंबर प्रिविलेजेस, एक कलेक्टिव प्रिविलेजेस। इस पर एक अलग वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं प्रिविलेजेस पर, उसे देख लेना। द पीरियड व्हेन द हाउस इज़ नॉट इन सेशन इज़ नोन एज। जब भी कोई सेशन नहीं होता तो 2 सेशन के बीच के पीरियड को क्या कहते हैं? रिसेस कहते हैं। कहा जाता है? रिसेस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हु अनाउंस द एडजॉर्नमेंट ऑफ द हाउस। कौन अनाउंस करता है? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस। कौन? स्पीकर लोकसभा के केस में, चेयरमैन राज्यसभा के केस में। एडजॉर्नमेंट होता क्या है? एडजॉर्नमेंट होता है कोई भी हाउस चल रहा है, कोई भी सेशन चल रहा है, उसको सस्पेंड कर देना। कितने टाइम के लिए? या तो 1 घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए उसको सस्पेंड कर देना। सेशन सस्पेंड नहीं होगा, केवल और केवल पूरा सेशन सस्पेंड नहीं होगा, उस दिन का काम, उस दिन की कार्रवाई सस्पेंड हो जाएगी। ठीक है? और जो पूरा सेशन को टर्मिनेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोरोगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोरोगेशन। उसको कौन करता है? उसको प्रेसिडेंट करते हैं। जैसे अभी अभी बजट सेशन चल रहा है, जब ये बजट सेशन खत्म आएगा तो उसको एडजॉर्न नहीं किया जाएगा, उसको प्रोरोगेट किया जाएगा। और वो प्रोरोगेशन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और एक होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने से पहले लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो जैसे 5 साल लोकसभा के हो जाएंगे तब लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे, तो उसको भी कौन करता है? उसको भी राष्ट्रपति करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर। ठीक है? अभी ये क्वेश्चन क्या था? एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट कौन करता है? ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब कि लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द अथॉरिटी टू डिसॉल्व द हाउस। ये वही क्वेश्चन आ गया, कौन डिसॉल्व करता है? प्रेसिडेंट। कब करते हैं? या तो लोकसभा में पार्टी अपना बहुमत हार जाए या फिर उसका लोकसभा का 5 ईयर का टर्म पूरा हो जाए, तब प्रेसिडेंट करेंगे। और किसके रिकमेंडेशन पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे। नेक्स्ट देखते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बजट कहा जाता है, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 112। और बजट वर्ड वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट की जगह क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल डिफाइन मनी बिल। मनी बिल कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 110। नेक्स्ट देखते हैं, सैलरी एंड अलाउंसेज प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ बजट। जो शेड्यूल 2 है हमारा, उसमें, इस पर भी मैंने एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना रखी है 2nd शेड्यूल पर।
जो शेड्यूल सेकंड है उसके अंदर जो भी सैलरी और अलाउंसेज होते हैं तो वो कौन से पार्ट में आता है, बजट के नॉन वोटेबल पार्ट, मतलब उस पर वोटिंग नहीं होगी, जो भी उसमें चेंजेस होंगे उस पर कोई वोटिंग नहीं होगी। शेड्यूल सेकंड में किस किस के आते हैं अलाउंसेस सैलरी वगैरह, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ जो हमारे विधानसभा होती है उसके, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ विधान परिषद के, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स और सीएजी। याद रखिएगा केवल ये 9 ही हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर डिप्टी स्पीकर लोकसभा, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, और एक अलग सीएजी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एनी अमाउंट ऑफ मनी कैन बी विड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली बाय विच बिल। जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इससे कोई भी अमाउंट विड्रॉ करनी होगी तो वो केवल और केवल अप्रोप्रिएट बिल से ही की जा सकती है। किससे? अप्रोप्रिएशन बिल। और ये कौन से आर्टिकल के अंडर है? आर्टिकल 114। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ कट मोशंस आर देयर इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। कितने टाइप के कट मोशंस हैं? 3 तरह के हैं, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट और टोकन कट। ये बजट सेशन में यूज़ होते हैं ये सब, जब बजट पे कोई भी डिमांड होती है बजट की, तो बजट में किसी भी प्रोविज़न की, तो उसमें 3 तरह के ये मोशंस चलते हैं, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट और टोकन कट। इनको एक अलग सेपरेट वीडियो में भी पढ़ेंगे, एक शॉर्ट वीडियो बना करके। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी डेज ऑफ नोटिस इज़ रिक्वायर फॉर द पब्लिक बिल। कोई भी एक पब्लिक बिल होता है उसको कितने दिन का पहले नोटिस देना पड़ता है? पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले 7 दिन का। और ऐसे ही एक प्राइवेट बिल होता है उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले कितने दिन का नोटिस चाहिए? 1 महीने का। और फ़र्क क्या होता है इसमें पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में? जो पब्लिक बिल होता है ये मंत्री ही पेश करते हैं। कौन पेश करते हैं? मंत्री। और जो ये प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं ये कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी हमारा सांसद पार्लियामेंट में पेश कर सकता है। ठीक है, और इसके लिए प्राइवेट मेंबर बिल के लिए 1 महीने का नोटिस और पब्लिक बिल के लिए 7 दिन का नोटिस जरूरी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच केस द जॉइंट सिटिंग कैन नॉट बी समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। जो जॉइंट सिटिंग होती है इसे कौन बुलाता है? इसे बुलाते हैं राष्ट्रपति बुलाते हैं। और किस केस में जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती? वैसे बुलाते किस लिए हैं? जब भी राज्यसभा और लोकसभा के बीच में किसी भी बिल को लेकर के कोई मतभेद होता है, मान लीजिए लोकसभा ने उस बिल को पास कर दिया और राज्यसभा उसको पास नहीं कर रही है, या कोई भी उनके बीच में सहमति नहीं बन रही है, तो राष्ट्रपति जो हैं उसको जॉइंट सिटिंग को बुलाते हैं। और जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? कौन चेयरमैन, कौन बैठता है जॉइंट सिटिंग में? लोकसभा के स्पीकर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में पूछा है कि मनी बिल जो जॉइंट सिटिंग है वो किस केस में नहीं हो सकती। तो किस केस में नहीं हो सकती? 2 केस में नहीं हो सकती। एक मनी बिल के केस में, मनी बिल को अलग अलग पास करना ही पड़ेगा, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, जो संवैधानिक संशोधन बिल होता है उसमें भी जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है, उसको भी अलग से पास करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ केस ऑफ डिसएग्रीमेंट over the passage of bill in both houses a joint sitting can be summoned by which authority। ये वही क्वेश्चन आ गया कि जो जॉइंट सिटिंग है उसको बुलाता कौन है? हमारे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेड्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग में कौन बैठता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर स्पीकर नहीं हो तो डिप्टी स्पीकर, और अगर डिप्टी स्पीकर भी ना हो तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। याद रखिएगा, पहले स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर भी ना हो तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कभी भी जॉइंट सिटिंग में नहीं बैठते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द कोरम फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा सिटिंग। कोरम क्या होता है कि भाई मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट हो तभी कार्यवाही शुरू की जाएगी किसी भी मीटिंग की, तो उसको कोरम बोलते हैं। तो कोरम कितना होना चाहिए? 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। जैसे राज्यसभा में अगर 250 टोटल स्ट्रेंथ है, 250 सीट्स हैं,
तो 25 लोग जब तक राज्यसभा में नहीं आएंगे तो राज्यसभा की कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। ऐसे ही लोकसभा में 550 अगर सीट हैं, जब तक 55 लोग नहीं आएंगे तो कार्यवाही शुरू नहीं होगी। और ये कोरम का प्रोविज़न कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 100 के अंडर है, आर्टिकल 100। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमेंडमेंट एक्ट इंक्रीज द सीट ऑफ लोकसभा फ्रॉम 525 टू 545? कौन से एक्ट से? 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973। कौन सा एक्ट? 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, ये जो हमारे असेंबलीज होती हैं, जो सीट्स बनती हैं और कुछ सीट्स को रिज़र्व भी किया जाता है एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए, तो ये सब कौन डिसाइड करता है कि भाई इस एरिया में ये कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी? तो ये करता है डिलिमिटेशन कमीशन। कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन। और वो ही पार्लियामेंट बनाती है डिलिमिटेशन कमीशन को हर बार, तो वो डिलिमिटेशन कमीशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट हैज़ रिजर्व द सीट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा कम फ्रॉम विच स्टेट? कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ लोकसभा इन टर्म ऑफ एरिया? एरिया के नज़र से सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? लद्दाख। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट लोकसभा जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन विच ईयर? कब हुए थे सबसे पहले लोकसभा के इलेक्शन? 1951-52 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन पहले भी होता था, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिल गया था? पार्लियामेंट्री एक्ट 1977 में। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन? ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वुमेन स्पीकर पूछा है। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थी? मीना कुमारी जी। कौन थे? मीना कुमारी जी। कब? जून 2009 टू जून 2014। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग हुज स्पीकरशिप फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लोकसभा अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज एडमिटेड एंड डिस्कस? जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, इसको किसकी मंजूरी से लेके आते हैं? लोकसभा स्पीकर की मंजूरी से लेके आते हैं। लोकसभा के स्पीकर के पास पहले नोटिस दिया जाता है कि हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हैं। जब लोकसभा स्पीकर उस पर मंजूरी दे देगा तभी उसको लेके आया जाता है। तो ऐसा पहली बार कब हुआ था? जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था सरकार के खिलाफ, किसके स्पीकर रहते हुए? सरदार हुकम सिंह के स्पीकर रहते हुए, और वो 3rd लोकसभा स्पीकर थे। कब आया था ये? अगस्त 1963 में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द सेक्रेटरीट ऑफ लोकसभा रिमेन्स अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ विच अथॉरिटी? जो लोकसभा सेक्रेटरीट है ये किसके सुपरविजन में होता है? लोकसभा के स्पीकर के सुपरविजन में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज अल्टीमेट डिसाइडिंग अथॉरिटी इफ अ बिल इज मनी बिल और नॉट? देखिए, कोई भी बिल ये मनी बिल है या नहीं है, इसको कौन मोहर लगाता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन लगाता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मोशन इज आल्सो नोन एज क्लोजर मोशन? कौन सा मोशन है? कट मोशन। नेक्स्ट देखते हैं, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 0 आवर? 0 आवर की ड्यूरेशन क्या है? 1 घंटा। पार्लियामेंट में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग वो बनाए गए हैं। जैसे हमारा टाइम टेबल होता है, ऐसे ही एक टाइम टेबल सा बनाया जाता है जिसमें जो 0 आवर होता है उसकी अवधि कितनी होती है? 1 घंटे की होती है। और नेक्स्ट देखते हैं, द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच राज्यसभा कैन होल्ड अ मनी बिल पास बाय लोकसभा? मान लीजिए लोकसभा ने किसी भी बिल को पास करके राज्यसभा में भेज दिया, तो मनी बिल की बात हो रही है। अगर मनी बिल को पास करके राज्यसभा में भेज दिया तो राज्यसभा के पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो उसे पास करके आगे भेज दे राष्ट्रपति के पास, या फिर वह उसे लोकसभा के पास वापस रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दे। लेकिन अगर 14 डेज तक कुछ भी नहीं करता है राज्यसभा, उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है, तो वो मनी बिल को ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। क्योंकि मनी बिल के केस में जॉइंट सीटिंग तो होती नहीं है,
तो राज्यसभा के पास कम पावर है मनी बिल के केस में, या तो उसे पास करके भेजना ही होगा या रिकंसीडर के लिए लोकसभा के पास भेज दे। लेकिन लोकसभा की भी मर्जी होगी इसमें कि अगर उसने राज्यसभा ने कोई रिकंसिडरेशन के लिए या कुछ अमेंड करके भेजा है बिल को, कुछ संशोधन करके भेजा है, तो लोकसभा की मर्जी होगी कि राज्यसभा की उस प्रस्ताव को माने या ना माने। अगर वो नहीं मानते तो भी उस बिल को ऐसे के ऐसे पास कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द पार्लियामेंट एक्सटेंड कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव थ्रू व्हाट मीन्स। जो एग्जीक्यूटिव होता है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ये एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्रधानमंत्री भी एग्जीक्यूटिव हेड है। तो एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल किस तरह रखा जाता है? पार्लियामेंट्री कमेटी से रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच मोशन इज पास बाय गवर्नमेंट इन लोकसभा टू प्रूव इट्स मेजोरिटी। देखो, अपनी मेजोरिटी को प्रूव करने के लिए कौन सा मोशन पास किया जाता है? कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, कौन सा मोशन? कॉन्फिडेंस मोशन। और नो कॉन्फिडेंस मोशन कब पास होता है? अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो मतलब इनकी मेजोरिटी नहीं है, सरकार की मेजोरिटी नहीं है, तो उस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने पर सरकार गिर जाती है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन वाले लेके आते हैं और कॉन्फिडेंस मोशन हमारी मेजोरिटी है ये दिखाने के लिए सरकार लेके आती है। नेक्स्ट देखते हैं। विच वॉज द फर्स्ट जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। पहली बार जॉइंट सीटिंग कब हुई थी? 1961 में। किस बिल पर? डोरी अबोलिशन बिल पर। किस बिल पर? डोरी एबोलिशन बिल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं, और कुछ इसमें फैक्ट्स भी हमने जोड़ दिए हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए लेकिन उनके पूछे जाने की भी संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसके चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट देखते हैं। सोवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज लिमिटेड थ्रू। जो हमारे इंडियन पार्लियामेंट की सोवरेनिटी है ये कैसे लिमिट की गई है कि भाई ये अपनी मनमर्जी ना चलाएं, तो ये जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशरी बीच बीच में रिव्यू करती रहेगी किसी भी कानून को कि भाई ये किसी के मौलिक अधिकारों के खिलाफ तो कानून नहीं बना रहे, तो ऐसे जुडिशियल रिव्यू होते रहेंगे। तो इसी से पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी पर लिमिट लगा करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट वर्किंग आवर ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज। जो पहला सबसे पहला पार्लियामेंट का पहला दिन का जो काम होता है वो कौन सा आवर होता है? फर्स्ट आवर जो होता है वो सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आवर। ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन आवर। फिर उसके बाद कौन सा होता है? जीरो आवर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। विच टाइप ऑफ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय द मिनिस्टर इन द लोकसभा ओनली। जो मनी बिल होते हैं केवल और केवल मंत्री द्वारा ही, मिनिस्टर द्वारा ही पेश किए जाते हैं और केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इन अ केस ऑफ विच बिल द प्रेसिडेंट कैन अप्लाई एब्सोल्यूट विटो। एब्सोल्यूट विटो किस केस में प्रेसिडेंट अप्लाई करते हैं? प्राइवेट मेंबर बिल। एब्सोल्यूट विटो मतलब एकदम खारिज कर देना, उसको हटा देना, उस बिल को इस्तीफा देने से मना कर देना, उसको कैंसिल कर देना। तो किस केस में होता है? प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल कौन से होते हैं? जो अपोजिशन, जो कोई भी एक मेंबर मंत्री ना हो, कोई भी एक नॉर्मल हमारा सांसद हो, एमपी हो, वो उसे अगर लेके आता है बिल को पार्लियामेंट में तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विच इज़ द मोशन फॉर सेंसरिंग द स्पेसिफिक पॉलिसी एंड एक्शन अगेंस्ट मिनिस्टर और अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसी भी कोई भी सरकार की पॉलिसी है या किसी भी मंत्री के खिलाफ या भी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ अगर कोई भी मोशन, मतलब उनकी निंदा करने के लिए कोई मोशन लिया जाता है तो उस मोशन को क्या बोलते हैं? सेंसर मोशन बोलते हैं। कौन सा मोशन? सेंसर मोशन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? वोटिंग ऑन डिमांड इज़ एन एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ लोकसभा। ये जो वोटिंग ऑन डिमांड जो ग्रांट मांगते हैं अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट, तो इसमें वोटिंग केवल और केवल लोकसभा ही में ही होती है, राज्यसभा में इसकी कोई वोटिंग नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें कितने लोग होते हैं? 22 लोग होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है, कितने होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विच मोशन इज पास फॉर शोइंग दैट गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट मेजोरिटी इन लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कौन सा मोशन होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट देखते हैं। विच मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोअर हाउस। केवल लोकसभा में कौन से मोशन इंट्रोड्यूस होते हैं? एडजॉर्नमेंट मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन।
नेक्स्ट देखते हैं, हु गिव द मोशन ऑफ थैंक्स। हाँ, ये मोशन ऑफ थैंक्स कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं। कब देते हैं? पहले सेशन में, हर साल के पहले सेशन पे, और इलेक्शन के बाद जो भी पहला सेशन होता है उस सेशन पर भी मोशन ऑफ थैंक्स देते हैं राष्ट्रपति। और ये मोशन अगर पास ना हो तो सरकार की मेजोरिटी नहीं मानी जाती, सरकार गिर जाती है। ये मोशन पास होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1921 में जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी, कौन सी है वो सबसे ओल्डेस्ट कमेटी? पब्लिक अकाउंट कमेटी, और ये बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली पार्लियामेंट्री कमेटी टू हैव मेंबर ओनली फ्रॉम लोकसभा। ऐसी कौन सी कमेटी है जिसमें केवल लोकसभा के ही मेंबर होंगे? कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है? एस्टीमेट कमेटी। कौन सी कमेटी? एस्टीमेट कमेटी। और इसमें कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच रिपोर्ट्स आर स्क्रूटनाइज बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी। कौन सी रिपोर्ट्स पे स्क्रूटनी करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी? अकाउंट्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट कॉरपोरेशंस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट एंड CAG रिपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ ईच डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी। क्या स्ट्रेंथ है सभी डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी की? 31 मेंबर होते हैं। 21 मेंबर्स कहाँ से? लोकसभा से, और 10 मेंबर राज्यसभा से। नेक्स्ट देखते हैं, आउट ऑफ द 24th डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज हाउ मेनी कमेटीज आर वर्क अंडर स्पीकर ऑफ लोकसभा। 24 डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी है, उनमें से कितनी कमेटी लोकसभा के स्पीकर के अंडर होंगी? 16 कमेटियाँ। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टाइम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हैज़ बीन सेटअप। अभी तक कितनी बार जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई हुई है? 8 बार। कितनी बार? 8 बार। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑफिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हु इशू डायरेक्शन टू द पार्टी मेंबर्स रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ पार्टी मेंबर इज नोन एज, क्या बोला जाता है उसको? विप बोला जाता है। विप का काम क्या होता है कि एक तो अपने अटेंडेंस मेंटेन करके रखना। मान लीजिए बीजेपी है, बीजेपी कल कोई बिल लेके आना चाह रही है और वो चाहती है वो बिल पास हो, तो उसको बिल को पास होने के लिए उनके मेंबर ज़रूरी होने चाहिए। तो सभी मेंबर्स की प्रेजेंट हो, मतलब सबकी लिस्ट हो कि कल कौन कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, ये सब कौन रखेगा? विप रखेगा। और विप हर पार्टी का अलग अलग होता है और उसे वहाँ पर प्रेजेंस बना करके रखने के लिए ही काम दिया जाता है कि, और कोई भी पार्टी का मेंबर को बाहर क्या बताना है, बाहर पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोले, ये सब भी ध्यान कौन रखता है? विप रखता है, ऑफिस ऑफ विप। नेक्स्ट देखते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज मेंशन अंडर विच एक्ट। कौन से एक्ट में है पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने का प्रोविजन? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है? ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट ऑन डिमांड इज एन एक्सक्लूसिव, ये वोट आएगा, वोट ऑन डिमांड है ये, वट गलती से मिस्टेक है। वोट ऑन डिमांड इज एन एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस ऑफ लोकसभा, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द पार्लियामेंट्री बिल्डिंग इज डिजाइन बाय एडविन लुटियन और हार्बर्ट बार्कर्स, और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? लॉर्ड अरविंद लिखा गया है, ये लॉर्ड अरविंद नहीं आएगा यहाँ पे, लॉर्ड आयरविन आएगा। क्या आएगा? लॉर्ड आयरविन। ठीक है। उस टाइम गवर्नर जनरल थे ये 1927 के। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन आर टू बी डील्ड अंडर विच एक्ट। जो डिस्प्यूट होते हैं इलेक्शन के वो कौन से एक्ट के अंडर डील किए जाते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई भी व्यक्ति राज्यसभा और लोकसभा के लिए दोनों सीटों के लिए इलेक्ट हो जाए तो उसे कितने दिन के अंदर अंदर डिसाइड करना होगा कि वो कौन सी सीट को रखेगा? 10 दिन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अलोकेशन ऑफ द सीट्स एंड डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज प्रोवाइडेड अंडर विच एक्ट। कौन से एक्ट के अंदर है ये डिलिमिटेशन कमीशन वाला जो मैंने बताया था, जो सीट्स को डिसाइड करता है? ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। किस एक्ट के अंदर? 1950 वाले एक्ट के अंदर।
ध्यान रखिएगा, ये दो एक्ट है, 1950 और 1951। 50 के अंडर तो ये डिलिमिटेशन कमीशन है, और ऊपर हमने पढ़ा था 51 के अंडर क्या है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस, और क्या था 51 के अंडर, पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा स्पीकर रिजाइंस बाय रिटन हिज रेजिग्नेशन टू विच अथॉरिटी, किसको रेजिग्नेशन देता है, डिप्टी स्पीकर को। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। वैसे तो हिंदी और इंग्लिश ये दो ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, लेकिन अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब लोकसभा में स्पीकर और हमारे राज्यसभा में चेयरमैन अगर चाहें परमिशन दें तो वो किसी भी मातृभाषा में भी कोई भी एमपी बोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन इन द इलेक्शन आर डील अंडर विच एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेशन है लैम डक सेशन। ये लैम डक सेशन क्या होता है, जो लास्ट सेशन होता है, मान लीजिए लोकसभा कितने समय के लिए रहती है, 5 साल के लिए रहती है। तो जो 5वां साल होगा, लास्ट जो सेशन होगा लोकसभा का, उसके बाद नया शुरू से इलेक्शन होकर के फिर से लोकसभा आएगी। तो जो लास्ट सेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, लैम डक सेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैम डक सेशन। और जो मेंबर होते हैं उस सेशन के, जो री इलेक्टेड ना होकर के आए, बस उन्होंने सोचा हो कि बस इसी बार तक हम इलेक्शन लड़ेंगे, आगे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो लास्ट बार उनका सेशन हो तो उनको क्या बोलते हैं, लैम डक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैम डक्स। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड, राज्यसभा का सबसे पहले कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, 1950 में। कब की गई थी, 1950। और तब से अब तक चल ही रही है, क्योंकि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके मेंबर 1/3 मेंबर हर 6 साल बाद रिटायर होते हैं। कभी भी पूरी तरह राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती। जैसे मान लीजिए 600 मेंबर हैं, तो आज 200 हो गए, तो 2 साल बाद अगले 200 हो जाएंगे, उसके 2 साल बाद अगले 200 हो जाएंगे, फिर अगले 2 साल बाद जो आज 200 सिलेक्ट हुए थे वो हो जाएंगे। इसलिए हमेशा सेशन चलता रहेगा, 6-6 साल तक मेंबर्स बनते रहेंगे, और हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच एक्ट प्रोवाइड फॉर द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा 6 ईयर, 6 साल के लिए किस एक्ट ने प्रोवाइड किया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड बोथ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति एमपी भी बन जाता है और एमएलए भी बन जाता है, तो उसके एमपी की सीट खत्म हो जाएगी अगर वो 40 डेज के अंडर रेजिग्नेशन अपना इस्तीफा नहीं दे देता अब एमएलए के पद से। ठीक है, याद रखिएगा, एमपी की सीट खत्म हो जाएगी अगर वो 14 डेज में एमएलए की सीट से रिजाइन नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक इन्फॉर्मेशन है, वेन एवर द लोकसभा इज डिसॉल्व, हाँ जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है तो स्पीकर का ऑफिस कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता, जब तक दूसरी लोकसभा नहीं बन जाएगी इलेक्शन के बाद, और इलेक्शन के बाद दूसरी लोकसभा बन जाएगी, तब दूसरे लोकसभा के नए स्पीकर इलेक्ट होंगे, तभी स्पीकर का ऑफिस पहले वाला स्पीकर को खाली करना पड़ता है, वरना वह स्पीकर ऑफिस कभी भी खाली नहीं करता है। ठीक है, ऐसे ही राष्ट्रपति का है, जब राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति चुन करके ऑफिस में आएंगे तभी पहले वाले राष्ट्रपति उन्हें वो ऑफिस सौंपेंगे, कभी भी राष्ट्रपति का भी ऑफिस खाली नहीं रखा जाता। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ स्पीकर, स्पीकर का कितना टर्म के लिए है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा, जब तक लोकसभा है तब तक। ठीक है, लेकिन इस्तीफा वैकेंट नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि लोकसभा अब डिसॉल्व हो गई तो ऑफिस भी स्पीकर का डिसॉल्व हो गया, नहीं, स्पीकर का ऑफिस रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्टोरल रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इज प्रोवाइडेड अंडर विच एक्ट, कौन से एक्ट में है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में। नेक्स्ट देखते हैं, विच मोशन इज मूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द हाउस व्हेन ही फील्स दैट मिनिस्टर्स हैव गिवन एंड रॉन्ग एंड डिसॉर्टेड फैक्ट्स, मान लीजिए कोई भी मंत्री कोई गलत फैक्ट या कोई भी गलत डाटा देता है तो उसके खिलाफ कौन सा मोशन पेश कर सकता है कोई भी मेंबर, दूसरा मेंबर, प्रिविलेज मोशन।
कौन सा मोशन? प्रिविलेज मोशन। नेक्स्ट देखते हैं, द फेलियर ऑफ पासिंग ऑफ विच बिल लेट्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट। देखिए कुछ बिल ऐसे हैं जिनको पास होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो पास नहीं होते तो सरकार गिर जाती है। तो कौन सा बिल? मनी बिल। क्यों? क्योंकि मनी बिल केवल और केवल मंत्री ही लेके आ सकते हैं, जिनकी सरकार है उन्हीं सरकार का मंत्री ही लेके आएगा, ठीक है। और दूसरा ऑर्डिनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल जो कि मंत्री के द्वारा पास किया जाए, सॉरी ऑर्डिनेंस नहीं, ऑर्डिनरी बिल, कोई भी एक ऑर्डिनरी बिल जो मंत्री लेके आए, ठीक है, क्योंकि उनकी सरकार है। अगर वही पास नहीं हुआ तो मतलब उनकी मेजोरिटी नहीं है, उनके पास समर्थन नहीं है, तो उनकी सरकार गिर जाएगी। और तीसरा है थैंक्स मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स, जो कि राष्ट्रपति लेके आते हैं हर साल पहले सेशन में और लोकसभा के पहले सेशन में, जब भी नई लोकसभा इलेक्ट होती है तो उसके भी पहले सेशन में। और लास्ट है बजट। बजट का भी पास होना बहुत ज़रूरी है, अगर बजट पास नहीं हो रहा मतलब मेजोरिटी नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट तो कुछ नहीं है, यही थे आज के क्वेश्चन। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे और कमेंट में भी पिन कर देंगे। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।